गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार सचिवालय सहायक यानी बिहार थर्ड सीजीएल के लिए जो हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो पब्लिश की गई बुक है, उस बुक से हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और इस क्रम में आज हम लोग देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट जो है वो पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी, ये बिल्कुल सुमेलित है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है, बिल्कुल सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है, बिल्कुल सही है। केंद्रीय शस्त्र वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा, ये गलत है। ये बांदा में स्थित नहीं है बल्कि ये उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक वन वृद्धि वाले टाइगर रिजर्व बुक्सा किस राज्य में स्थित है। देखिए, बुक्सा अगर टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। साथ ही साथ आप लोगों को यह भी याद रखना है कि सर्वाधिक वन वृद्धि वाले टाइगर रिजर्व जो है वो कौन है, बुक्सा टाइगर रिजर्व है। अच्छा, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सर्वाधिक वनावरण वाला टाइगर रिजर्व कौन है, तो वो है नागार्जुन सागर, आंध्र प्रदेश। अगर पूछ दे सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला टाइगर रिजर्व कौन है, तो वो है पाके टाइगर रिजर्व, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्लियर है। अगर पूछ दे सर्वाधिक कमी वाले टाइगर रिजर्व कौन है, तो वो कवल टाइगर रिजर्व, जो कि तेलंगाना का है। नेक्स्ट है कि आसियान का केंद्रीय सचिवालय कहाँ स्थित है। आसियान का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, जाकर्ता में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जाकर्ता में। आसियान की अगर बात करते हैं तो इसके सदस्य देश हैं 10। इसका आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1967 में। नेक्स्ट है कि प्राक्कलन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यह आपसे पूछ रहा है। प्राक्कलन समिति जो है वो सबसे बड़ी समिति है, यह बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता, यह बिल्कुल सही है। और सभी सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होते हैं, और इसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। तो ये तो बिल्कुल सही है। कह रहा है इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ये बिल्कुल सही है। इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं, ये गलत है। लघु लोकसभा जो है वो लोक लेखा समिति को कहा जाता है, ना कि प्राक्कलन समिति को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। प्राक्कलन समिति की अगर बात करते हैं तो प्राक्कलन समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि किस शासक के शासनकाल में बौद्ध संघ जो था वो 2 भागों में बट गया था। तो 2 भाग जो स्थविर और महासांघिक है, इस जो था वो कालाशोक के शासनकाल में बटा था। कालाशोक का शासनकाल की अगर बात करते हैं तो कालाशोक के शासनकाल में ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है वो वैशाली में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कालाशोक। कालाशोक से ध्यान रखिएगा, कालाशोक का पुराण तथा दिव्या बदान में काकवर्ण मिलता है और इसका नाम जो है। और बौद्ध सभाएं की अगर बात करते हैं तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वो राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था वैशाली में सबाकामी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगति हुआ था पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तीसर की अध्यक्षता में और अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था कुंडलवन काश्मीर में वसुमित्र या अश्वघोष की अध्यक्षता में और कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट है कि उरुभंग के रचनाकार कौन है। तो उरुभंग के रचनाकार हैं व्यास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भास। अच्छा, अगर पूछ दे हाल किसके रचनाकार हैं तो याद रखिएगा गाथा सप्तशती के रचनाकार जो हैं वो हाल हैं। अगर आपसे यही पूछ दे नागसेन
तो नागसेन से याद रखिएगा मिलिंद पन्हो, ठीक है, मिलिंद पन्हो है नागसेन की रचना। और भरत मुनि की अगर बात करते हैं तो भरत मुनि से आप याद रख सकते हैं नाट्य शास्त्र जो है वो भरत मुनि की रचना है। नेक्स्ट है कि काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल प्रमुख पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सब जो है वो आप जिसको कह सकते हैं कश्मीर या फिर उत्तर पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय। नेक्स्ट है कि 9 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में अटल टनल को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा कितने फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो इसको 10,000 फीट से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अटल टनल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो मनाली लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे से गुजरती है और इसकी टोटल लंबाई जो है वो 9.02 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि पम्बन द्वीप जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो पम्बन द्वीप की अगर बात करते हैं तो यह मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मन्नार की खाड़ी। यही पम्बन द्वीप जो है यहीं पर क्या है, रामेश्वरम स्थित है और यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं, अगर खंभात की खाड़ी की बात करते हैं तो खंभात की खाड़ी किसको किसको अलग करती है? ये काठियावाड़ प्रायद्वीप को गुजरात की मुख्य भूमि से अलग करती है। कच्छ की खाड़ी की अगर बात करते हैं तो कच्छ की खाड़ी जो है वो कच्छ तथा काठियावाड़ प्रायद्वीप को अलग करती है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड्स विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा प्रदान किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। 22 से 28 मई 2022 तक विश्व स्वास्थ्य सभा की 75वीं बैठक जिनेवा में आयोजित हुई, ये भी सही है। और 22 मई 2022 को विश्व स्वास्थ्य सभा के अभी समय में आशा कार्यकर्ताओं को यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की बात हुई है तो WHO से याद रखिएगा WHO की स्थापना जो है वो 7 अप्रैल 1948 को हुआ है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में स्थित है और इसके महानिदेशक हैं, उनका नाम है टेड्रोस अधानोम। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो देखिए रियासतों का विभाग दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। जैसे रक्षा दिया गया था किनको? बलदेव सिंह को। राष्ट्रमंडल संबंध मामले तथा विदेशी मामले जो हैं वो किनको दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय भी जो है वो दिया गया था। अगर हम लोग बात करते हैं रियासतों की तो एक चीज़ याद रखिएगा, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया था। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? तो यह किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 46 में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 46 में। अगर हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 30 की तो अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 44 से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, इसमें नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। और अनुच्छेद 45 की अगर बात करते हैं तो इसमें प्रारंभिक शैशव व्यवस्था की देखरेख जो है वो 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा के प्रावधान की जो बात है वो कही गई है। नेक्स्ट है कि निर्वाचन आयुक्तों व क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण कौन करता है? तो यह कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और साथ ही साथ अन्य निर्वाचन आयुक्तों का जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो वो निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि किस शासक के शासनकाल में तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? मासक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मासक कहा जाता था। तो देखिए ये जो है
वो गुप्तकालीन ये सब राजाओं के सिक्के हैं और उसी समय चांदी और तांबे के सिक्के प्राप्त हुए थे। और गुप्तकालीन काल में ही सोने के सिक्के को दिनार, चांदी के सिक्के को रूपक और तांबे के सिक्के जो थे उनको क्या कहा जाता था, मासक कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। नेक्स्ट है कि पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी। पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी, मदुरै थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं उरियूर की, तो यह चोलों की राजधानी थी जो कि सूती कपड़ों का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। पुहार की अगर हम लोग बात करते हैं तो पुहार जो था वो चोलों की समुद्र तटीय राजधानी थी, जहाँ की एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। और बाजी की अगर हम लोग बात करते हैं, बाजी या कैरियोर की, तो ये चेरों की राजधानी थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप समूह का नाम बताइए। तो अंडमान को म्यांमार से अलग कौन करता है, कोको द्वीप समूह करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कोको द्वीप समूह। एक क्वेश्चन आप पढ़े होंगे 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री जो चैनल होता है वो अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। ठीक है। और अंडमान और निकोबार द्वीप की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है, जो कि दक्षिण अंडमान पर स्थित है, जहाँ पे क्या है, सेलुलर जेल है। फिर एक याद रख सकते हैं बैरन द्वीप, जो कि मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है, जो कि भारत का एकमात्र क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मंडी परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो मंडी परियोजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्यास नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्यास नदी पर। ब्यास नदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक और परियोजना याद रख सकते हैं, पोंग परियोजना। पोंग परियोजना भी क्या है, ब्यास नदी पर ही है। ब्यास नदी का उद्गम जो होता है वो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से होता है। और ब्यास नदी जो होता है वो कुल्लू घाटी से बहते हुए धौलाधर पर्वत को पार करके पंजाब के मैदानों में पहुंचती है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ जो हैं वो निहित होती है। तो भारत सरकार में जो संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ आप लोग पढ़े होंगे, कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, ये सब कुछ राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं। लेकिन भारत में जो समस्त कार्यपालिका शक्तियों का जो निहित होता है वो राष्ट्रपति में ही होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति की अगर बात करते हैं तो आप लोग पढ़े होंगे एक अनुच्छेद 53 का 1, यही अनुच्छेद 53 का 1 कहता है कि भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित है, जिसे कि राष्ट्रपति जो है वो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा प्रयुक्त करेगा। एक पढ़े होंगे अनुच्छेद 74 का 1। अनुच्छेद 74 का 1 यह कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है, जिसका प्रधान क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं, राष्ट्रपति जो होता है वो भारत के तीनों सेनाओं का क्या होता है, सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है और अनुच्छेद 72 के तहत किसी भी दोष के लिए या किसी भी तरह का अपराध के लिए राष्ट्रपति जो है वो उसको क्षमा जो है वो माफ़ी प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2022-23 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। यह बॉन्ड जो है वो भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाएगा, बिल्कुल सही है। बॉन्डों को 1 ग्राम की बुनियादी इकाई के साथ साथ सोने के ग्राम संबंधी गुणक में अंकित किया जाएगा, ये भी सही है। निवेश की न्यूनतम स्वीकार सीमा जो है वो 5 ग्राम होगी, ये गलत है। और संयुक्त धारिता की स्थिति में 4 किलोग्राम की निवेश सीमा केवल प्रथम आवेदक पर ही लागू होगा, ये सही है। क्योंकि इस बॉन्ड योजना में यह कहा गया है कि किसी एक वित्त वर्ष के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 4 किलो सोना जो है वो खरीदा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है। यहाँ ग्राम सभा के बीच पूछ रहा है। आप लोग एक और पढ़े होंगे कि लोकसभा या विधानसभा की 2 बैठकों की अधिकतम अवधि क्या होती है, 6 महीने होती है, लेकिन 2 ग्राम सभा की बैठकों की अधिकतम अवधि जो होती है वो 3 महीने निर्धारित होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 महीने। एक आप लोग पढ़े होंगे अनुच्छेद 40, अगर ग्राम सभा की बात करते हैं तो यही अनुच्छेद 40 के अधीन कहा गया है कि राज्य जो है वो ग्राम सभा का गठन करके उसे अधिकार और शक्ति प्रदान करेगा। एक आपने पढ़ा होगा 73वां संविधान संशोधन, यही 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था और इसी के तहत पंचायतों के लिए 29 विषयों की सूची की व्यवस्था जो है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था। तो पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है वो कांग्रेस के द्वारा जब 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ रहा था, जिसकी अध्यक्षता जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है वो कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 लाहौर का अधिवेशन। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो सर्वप्रथम मोहम्मद हसरत मोहानी के द्वारा 1921 में किया गया था। नेक्स्ट है कि बही वर्दी अग्नि चट्टान, इसका मतलब होता है क्या, इसको आप कह सकते हैं बाह अग्नि चट्टान। तो बाह अग्नि चट्टान का उदाहरण क्या है। एक्चुअली बाह अग्नि चट्टान होता क्या है, देखिए जब ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है तो उस समय जो मैग्मा जो होता है, जिसको लावा कहा जाता है, वो पृथ्वी के सतह पर आकर ठंडे होने से जो चट्टानें बना देती है, उसी को क्या कहा जाता है, बाह आग्नेय चट्टान कहा जाता है। और ये जो चट्टानें होती हैं वो जनरली अक्रिस्टलीय होती हैं। एज फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं बेसाल्टिक चट्टानें। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बेसाल्टिक चट्टानें जो हैं वो बाह आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि राइन नदी यूरोप किस भ्रंशों से प्रभावित होती है। तो राइन नदी जो है वो सोपानीकार या जिसको सोपानी भ्रंश स्टेप फॉल्ट कहते हैं, उसी से प्रवाहित होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सोपानीकार भ्रंश। ये एक्चुअली स्टेप फॉल्ट कहते किसको हैं, इसको सोपानीकार भ्रंश या सीढ़ीदार भ्रंश भी कहते हैं, इसीलिए इंग्लिश में इसको स्टेप फॉल्ट कहा जाता है। देखिए जब भी किसी क्षेत्र में एक दूसरे के समांतर एक से अधिक भ्रंश होते हैं और सभी भ्रंश जो है वो तलों की ढाल सामान्यतः एक ही दिशा में होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, सोपानीकार भ्रंश या सीढ़ीदार भ्रंश जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो यह बात है 1912 की, जब जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड वेगनर, उन्होंने ही महाद्वीपों और महासागरों के वितरण से संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसका नाम पड़ा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान जो है वो किस अधिनियम से लिया गया है। तो अध्यादेश का प्रावधान जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935। लेकिन ध्यान रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रस्तावना का क्या था, अभाव था। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 से इसी के तहत भारत परिषद का अंत किया गया, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, भारत में सर्वप्रथम संघीय प्रणाली की नींव रखी गई, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना यानी कि केंद्र तथा राज्य इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन जो है वो किया गया। नेक्स्ट है कि 27 मार्च 2021 के मध्य किस देश की मेजबानी में आयोजित युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 में भारतीय वायुसेना पहली बार भाग ले रही है। मैं करंट में आप लोगों को पढ़ाया हूँ कि डेजर्ट फ्लैग 6 जो है वो संयुक्त अरब अमीरात के अल दाफरा एयरबेस पर किया जा रहा है, जिसमें भारतीय वायुसेना के साथ साथ यूएसए, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की वायुसेना जो है वो भाग ली थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आयोग का गठन करने की शक्ति किसके पास प्राप्त होती है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि राष्ट्रपति जो है वो अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों की
प्रशासकीय शक्ति रखता है, वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र जो है वो घोषित कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अपनी पहली 5G इनोवेशन लैब खोली है। तो भारत में पहली 5G इनोवेशन लैब जो है वो ग्लोबल मेडिकल टेक्नोलॉजी, डायग्नोस्टिक्स और डिजिटल सॉल्यूशंस इनोवेटर GE हेल्थ केयर के द्वारा भारत में अपनी 5G इनोवेशन लैब के अनावरण की घोषणा जो है वो किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, GE हेल्थ केयर। नेक्स्ट है कि नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित है। तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच क्या है, पालघाट दर्रा है जो कि पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पालघाट दर्रा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन है। तो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दामोदर घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। नेक्स्ट है कि अगस्त 2022 में कौन राष्ट्रीय क्षय रोग अनुमूलन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय क्षय रोग अनुमूलन कार्यक्रम जो है वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है। तो यह जो है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर जो है वो रवि किशन को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रवि किशन। नेक्स्ट है कि सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे। तो सबसे पहले बिहार पहुंचा था पुर्तगालियों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। नेक्स्ट है कि प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडलों में विभाजित किया गया है। तो प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को 9 प्रमंडलों में विभाजित किया गया है। वो 9 प्रमंडल कौन कौन से हैं? मगध प्रमंडल, पटना प्रमंडल, मुंगेर, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, तिरहुत, कोसी और दरभंगा। ये टोटल 9 प्रमंडल हैं बिहार के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 9। आगे है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी जो है वो कहाँ स्थित थी। तो वो अहिछत्र में स्थित थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अहिछत्र। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ की, तो हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ जो था वो कुरु की राजधानी थी। और अगर हम लोग बात करते हैं मथुरा की, तो मथुरा जो था वो सूरसेन की राजधानी थी। क्लियर है। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो भारत की जो संघीय न्यायालय है उसकी स्थापना 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1937 में। यही भारत सरकार अधिनियम 1935 जिसके द्वारा संघीय न्यायालय 1937 में स्थापित किया गया, उसी के द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की भी स्थापना की गई थी। और भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए एक भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना किया गया था। और साथ ही साथ इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली जो है वो लागू की गई थी। नेक्स्ट है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है। ये एक्चुअली खिलाफत और असहयोग आंदोलन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। तो कर्मकांडीय वेद जो है वो यजुर्वेद को कहा जाता है, क्योंकि यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों और विधानों का संकलन है, इसी के कारण इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। यजुर्वेद से ध्यान रखिएगा यह गद और पद दोनों में है। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं, ऋग्वेद की बात करते हैं, तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद माना गया है, जिसमें कि कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। इसमें तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र है और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख जो है वो किया गया है। सामवेद की अगर हम लोग बात करते हैं, तो सामवेद जो है वो मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाला मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, क्योंकि जो 7 स्वर हैं सा रे गा मा पा धा नी, इसकी उत्पत्ति जो है वो इसी से हुई है।
अथर्थवेद की अगर हम लोग बात करते हैं तो अथर्थवेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये सब विषयों का वर्णन किया गया है और इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, गोपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति जो है वो कहाँ से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से और याद रखिएगा बृहद स्नानागार, मातृदेवी की मूर्ति, कासे की नर्तकी की मूर्ति, हाथी का कपालखंड, गीली मिट्टी के दिए का साच, मिट्टी का तराजू, सबसे बड़ा ईंट, यह सब जो है वो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। अगर और ऑप्शंस की बात करते हैं हड़प्पा की, तो हड़प्पा से ध्यान रखिएगा सावधान पेटिका, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ एक पौधा जिसको कि उर्वरता की देवी माना गया था, साथ ही साथ स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य जो हैं वो हड़प्पा से मिला है। लोथल की अगर हम लोग बात करते हैं तो लोथल से एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है बंदरगाह, बाजरे का साच, 3 युगल समाधियाँ, तांबे का कुत्ता और छोटा एक दिशा मापक यंत्र जो है वो लोथल से मिला था। अगर हम बात करते हैं सुरकोटता की, तो सुरकोटता में घोड़े की अस्थियां जो है वो यहाँ से मिला था। नेक्स्ट है कि 23 सितंबर 2021 को देश भर में किसान दिवस मनाया गया। यह दिवस जो है वो किस नेता की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो किसान दिवस जो है वो भारत के जो 5वें प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह, उन्हीं के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म जो है वो 1902 में मेरठ में हुआ था और यह जो है वो 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का क्या है, प्रमुख स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यह जो है वो भारतीय संविधान का क्या है, एक प्रमुख स्रोत है। देखिए भारतीय संविधान पर जो सबसे अधिक प्रभाव है ना वो यही भारतीय शासन अधिनियम 1935 का ही है। ऐसा कहा जाता है, ये कहा क्या ऐसा है कि भारतीय संविधान के जो 395 अनुच्छेद हैं उसमें से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो एज इट इज़ ले लिए गए हैं या फिर उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ जो है वो उसको ले लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? मेक इन इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह केंद्र सरकार के द्वारा देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए यह शुरू किया गया था 25 सितंबर 2014 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 सितंबर 2014। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं तो 16 जनवरी 2016 से आप लोग क्या याद रख सकते हैं, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत जो है वो 16 जनवरी 2016 को हुआ था। 8 अप्रैल 2015 की बात करते हैं तो इसमें जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना था, मुद्रा का फुल फॉर्म भी मैं आप लोगों को बताया था, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो मुद्रा योजना का उद्घाटन जो है वो 8 अप्रैल 2015 को हुआ था। और 22 जनवरी 2015 को एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। नेक्स्ट है कि 20 जनवरी 2022 को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रियासी जिले में स्थित किस गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में जो जेरी गांव है उसको दूध गांव घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जेरी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अभिलेख जो है वो विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो यह कौन सा अभिलेख है? विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है सौगोरा अभिलेख को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शंस की बात करते हैं तो एरन अभिलेख से आप लोग भांति भांति परिचित होंगे। यह भानुगुप्त का एरन अभिलेख है जिसमें कि सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। भीतरी स्तंभ अभिलेख की अगर बात करते हैं तो भीतरी स्तंभ लेख के अनुसार जो प्रथम हुन आक्रमण हुआ था वो स्कंदगुप्त के समय हुआ था। और अगर जूनागढ़ अभिलेख की बात करते हैं तो जूनागढ़ अभिलेख में ही हुनों को क्या कहा गया है, मलेच्छ कहा गया है। नेक्स्ट है कि गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? हरीश चंद्र थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हरीश चंद्र।
अगर और ऑप्शंस की बात करते हैं तो चंद्रदेव जो थे वो गढ़वाल वंश के संस्थापक थे। वासुदेव की अगर बात करते हैं तो ये चौहान वंश के संस्थापक थे। और बजहस्त्र पंचम की अगर बात करते हैं तो ये गंग वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित फसलों में से कौन जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय से उत्पादन किया जाता है। तो जौ की फसल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही उत्पादन किया जा रहा है। जौ की अगर बात करते हैं तो यह रबी फसल की कैटेगरी में आता है और यह जो है वो एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जौ। नेक्स्ट है कि बी डी सावरकर की पुस्तक का क्या नाम है। 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट, नहीं, 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट जो है वो अशोक मेहता की पुस्तक है। 1857 ये भी नहीं, 1857 जो है वो एस एन सेन की पुस्तक है। द सिपॉय म्यूनिटनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये भी नहीं, ये आर सी मजूमदार के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 यह जो है वो बी डी सावरकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। तो कंप्यूटर के संदर्भ में अगर सॉफ्टवेयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि एक मतलब कह सकते हैं उसको कि निर्देशों का एक समूह है जो कि एक विशेष नियम को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर प्रोग्राम है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है वो 2005 में पारित हुआ और इसी की शुरुआत जो है वो 2 जनवरी 2006 को आंध्र प्रदेश में किया गया। लेकिन पारित की अगर बात करते हैं तो यह अधिनियम संसद के द्वारा सितंबर 2005 में ही पारित हो गया था। फिर एक क्वेश्चन और इससे पूछा जाता है कि इसका नाम नरेगा से मनरेगा कब कर दिया गया। तो 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है वो कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। तो निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान जो है वो भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324 तक। निर्वाचन आयोग की अगर बात करते हैं तो यह एक अखिल भारतीय निकाय है जो कि केंद्र और राज्य सरकारों के लिए चुनाव संबंधित दिशा निर्देश का कार्य जो है वो करती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि राज्य में जो होने वाले पंचायतों और निगम के जो चुनाव होते हैं उससे चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं होता है। इसके लिए भारत के संविधान में अलग से एक राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि जून 2022 में जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया, ये बिल्कुल सही है। इसमें डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में भारत को 132वां स्थान प्राप्त हुआ, ये गलत है। 132वां स्थान जो था वो शायद श्रीलंका का था, ठीक है। ये किसको प्राप्त हुआ है, श्रीलंका को। भारत जो था वो इस सूचकांक में सबसे निचले स्थान पे था, मतलब नीचे से टॉप किया है 180वें स्थान पे। नेक्स्ट है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे यात्री का सिर जो है वो पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण क्या है, न्यूटन का प्रथम नियम यानी जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का नियम भी इसको कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गति का जड़त्व। आप लोग पढ़े होंगे कि जब कोई वस्तु गति में रहता है तो वो गति में रहना चाहता है, जब कोई वस्तु स्थिर रहता है तो वो स्थिर रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल जो है वो अप्लाई नहीं किया जाए। न्यूटन के प्रथम गति के नियम से ही हमें बल की परिभाषा भी मिलती है। और यह जो जिनको न्यूटन को भौतिकी का पिता कहा जाता है, इन्होंने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक इन्होंने एक जारी किया था, प्रिंसिपिया। उसी में सबसे पहले गति के नियम को क्या किया था, प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। कह रहा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण। तो देखिए पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए जो कृत्रिम उपग्रह है उस पर 2 प्रकार के बल जो है वो कार्य करते हैं। एक केंद्रीय बल होता है और दूसरा प्रक्षोभ बल होता है। और केंद्रीय बल जो होता है वो गोलाकार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है,
जिसके कारण उपग्रह जो है वो अपनी गति के लिए आवश्यक अपकेंद्रित त्वरण प्राप्त करके पृथ्वी की वृत्तीय अथवा दीर्घ वृत्तीय कक्षा में क्या है, परिक्रमा करता है और पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों से दिए गए नीचे कूट से सही उत्तर कीजिए। शून्य द्रव्यमान की अगर बात करते हैं तो यह न्यूट्रॉन के साथ मैच करेगा। आंशिक आवेश की अगर बात करते हैं तो ये क्वार्क के साथ मैच करेगा। आंशिक प्रचक्रण की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह पॉजिट्रॉन के साथ मैच करेगा। और पूर्णांक प्रचक्रण की अगर बात करते हैं तो ये फोनोन के साथ जो है वो मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है यह बताना है। फ्लोरीन्स फ्लोरीनयुक्त कार्बनिक यौगिक, यही गलत है। फ्लोरीन जो होता है वो एक कार्बन परिवार का ही एक अवरूप है जिसमें पूर्ण रूप से कार्बन के अणु जो है वो संगठित रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है। तो सिरका की अगर हम लोग बात करते हैं तो एसिटिक एसिड या एथनोइक अम्ल जो है CH3COOH जो कि एक कार्बोनिक अम्ल है जो सिरके के खट्टे स्वाद तथा तीखी गंध के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। DDT एक रोगाणुनाशक है, नहीं। DDT क्या है, कीटनाशक है। TNT एक कीटनाशक है, नहीं। TNT क्या है, एक्सप्लोसिव है। RDX एक विस्फोटक है, ये बिल्कुल सही है। LSD एक विषाणु नाशक है, गलत है। LSD एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक ड्रग है, मेडिसिन है, ठीक है। RDX की अगर बात करते हैं तो RDX का मतलब होता है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, ठीक है, जो कि जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है RDX का, C3H6N6O6, ठीक है। RDX की खोज जो है वो 1899 में जर्मनी के हेंस हैंगिंग के द्वारा किया गया था। और RDX विस्फोटक की ऊष्मा जो है वो 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। नेक्स्ट है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो इसको जो है वो अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। अदरक राइजोम सुमेलित है। केसर बीज गलत है क्योंकि केसर एक मसाला है जिसे कि सैफ्रॉन कोकरस की पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकार मतलब स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष सट चलिए, नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग तो काला दिखाई देता है। हमें प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन अंतरिक्ष में अगर आप जाकर आकाश को देखेंगे तो वह काला दिखाई देगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, काला। नेक्स्ट है कि किसी तारे का रंग जो है वो दर्शाता है। तो किसी तारे का रंग जो है वो उसके ताप को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उसके ताप को दर्शाता है। नेक्स्ट है कि स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम जो है वो 16.5 मीटर दूरी होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है। देखिए, भारी जल हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है ड्यूटेरियम, ठीक है, उसका ऑक्साइड होता है D2O। और जो परंपरागत नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उसमें भारी जल जो होता है वो मॉडरेटर यानी मंदक के रूप में कार्य करता है, जो कि क्या करता है, न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। लैक्टिक अम्ल की अगर हम लोग बात करते हैं तो लैक्टिक अम्ल किसके साथ मैच करेगा, दूध के साथ मैच करेगा। उसके बाद है एसिटिक एसिड जो कि सिरका के साथ मैच करेगा।
साइट्रिक अम्ल जो है वो नींबू के साथ मैच करेगा, और ब्यूटेरिक अम्ल जो है वो दूध युक्त मक्खन के साथ जो है वो मैच करेगा। इस तरह से आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि स्कर्वी रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी, जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था? तो एजोइक जो है वो जिसको कि प्राक जैविक काल कहा जाता है, उसमें कोई जीवन नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है। तो श्वसन क्रिया का नियंत्रण जो है वो स्वचालित तंत्रिका तंत्र से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वचालित तंत्रिका तंत्र से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचार्य हैं? लाइकेन की अगर हम लोग बात करते हैं तो लाइकेन जो होता है वो शैवाल और कवक दोनों में इतना निकटतम सहचार्य होता है कि इससे बना लाइकेन जो होता है वो एक ही पौधा प्रतीत होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शैवाल और कवक। नेक्स्ट है कि प्लवमान जीन, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किए थे किसने? बारबरा मैक्लिंटॉफ, जिसको कि 1983 में इस विशेष अनुसंधान के लिए चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या जो है वो गुणता प्रचाल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो सीटेन संख्या किसके लिए होता है? डीजल की गुणवत्ता प्रशिक्षण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। डीजल ईंधन जो है वो स्पंदित किए जाने पर जितना जल्दी प्रज्वलित होगा उसकी सीटेन संख्या क्या होगी? उतनी ही अधिक होगी, और वही जो है वो अच्छे डीजल की पहचान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डीजल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने, बिल्कुल सही है। फिर है कि किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, गलत है। देखिए, जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तब उसको नाभिकीय संलयन कहा जाता है, और भारी नाभिक जो है वो दो नाभिकों में अगर टूट जाता है तो उसको विखंडन कहा जाता है। तो यह तो गलत है। फिर है ड्राई आइस, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सही है। और टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने किया था, यह भी सही है। आगे टर्नर सिंड्रोम होता है। तो टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? ये जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कि अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ है। तो अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ जो होता है वो आरएनए होता है, यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है कि वायरस जो है वो होता है। तो वायरस की अगर बात करते हैं तो अच्छा, वायरस रोग है। तो वायरस रोग कौन सा है इसमें? इन्फ्लुएंजा। हाँ, तो इन्फ्लुएंजा ही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इन्फ्लुएंजा, जिसको कि हम लोग फ्लू भी कहते हैं। और ये किसके द्वारा होता है? मिक्सो वायरस के द्वारा होता है। डिप्थीरिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो डिप्थीरिया जो है वो कैरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। टाइफॉइड की अगर बात करते हैं तो ये साल्मोनेला टाइफोसा नामक बैक्टीरिया से होता है। और हैजा की अगर बात करते हैं तो यह विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके आगे जो है वो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, जिसके क्वेश्चंस और सॉल्यूशन जो है वो मैं पीडीएफ में अटैच कर दिया हूं। और इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों को बता ही दिया हूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।